हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लेबर कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग ने मटेरियल कॉस्ट पे एक लेक्चर सीरीज मैंने बनाया था जिसमें ऑलमोस्ट 10 to 11 लेक्चर्स मैंने बनाया है, अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ और आई बटन में भी उसकी लिंक दे देता हूँ। आप लोग वो लेक्चर सीरीज देख लीजिए, जिसकी वजह से आपका मटेरियल कॉस्ट का टॉपिक भी क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग को सीखना है, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं लेबर कॉस्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने कोशिश कर सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करूँ, जो भी लेबर कॉस्ट में आते हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा। और भी आने वाले दिनों में TY/BCom से रिलेटेड या कॉस्टिंग से रिलेटेड, जरूरी नहीं कि TY/BCom कॉस्टिंग किसको भी हो सकता है, तो वो लोग भी ये वीडियो देख के सीख सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे और भी वीडियोस बनाने वाला हूं, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए, तुरंत मिल जाए कि आप मेरा नया वीडियो आ गया है। ऑलमोस्ट 2 वीडियो की कोशिश करता हूं मैं कि हफ्ते में आप लोग को 2 वीडियो मैं बना सकूं। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है हमारे लेबर कॉस्ट। जैसे आप लोग को पता है कि मैंने पहले लेक्चर में ही, इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही आप लोग को बताया था कि हम लोग के मेनली 2 कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। सबके ऊपर एक एक चैप्टर है। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, अभी समझो लेबर हो रहा है हम लोग का। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओवरहेड्स पढ़ने वाले हैं। तो अभी पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट करते हैं हम लोग। अब लेबर कॉस्ट होता क्या है, नॉर्मली कंपनीज के हिसाब से हम लोग सोचना है। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या कंपनी के हिसाब से सोचना है हम लोग को। तो लेबर कॉस्ट में मोस्टली अगर कोई कंपनी कैलकुलेट करेगी तो कैलकुलेट करती है वेजेस, कि हमारे वर्कर को हम लोग कितना पैसा देते हैं, पगार देते हैं, बराबर ना। अब वो पर डे वेजेस होता है और मंथली भी हो सकता है। उसके साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, क्या आएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मतलब हम लोग हमारे वर्कर को कोई कंपनी में नाश्ता दिया जाता है, खाना दिया जाता है, घूमने का पैसा दिया जाता है, PF का पैसा है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन दिया जाता है कंपनीज में, बहुत कंपनी में, बराबर ना, बोनस दिया जाता है। तो वेजेस को छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कंपनी में रहने के लिए घर दिया जाता है तो वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाती है, वो भी क्या होगा, कॉस्ट में इंक्लूड होगा। क्योंकि हम लोग को लेबर के ऊपर जो भी खर्चा करना पड़ेगा हमारे वर्कर के ऊपर, पगार छोड़ के, बराबर ना, वो सब किस में आएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में आएगा। क्योंकि वो भी हम लोग के लिए एक तरह से क्या है, कंपनी के लिए कॉस्ट है। और कंपनी अगर हम लोग को अच्छे से रन करना है तो हम लोग को सारे कॉस्ट को इंक्लूड करके उसके बारे में समझना पड़ेगा। क्योंकि सारे कॉस्ट जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को लगेगा कि हमारी कंपनी, मतलब दूसरे का बिजनेस देख के लगता है ना बहुत लोगों को कि यार ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत हम कमाई है इसके अंदर, ये वाला हम लोग काम, ये दुकान चालू करते, कपड़े की दुकान चालू करते हैं, चलो एग्जाम्पल ऐसा। लेकिन जो उसके अंदर काम करता है या जो उसके अंदर बिजनेस कर रहा है उसको ही पता है कि एक्चुअल छोटे छोटे कितने कॉस्ट हो सकते हैं। और वो पता होने के साथ साथ उस सबको मैनेज करने के बाद ही वो सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा। नए आदमी को देख के लगता है कि बहुत आसान है, फटाफट खाली इतने खर्चे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत खर्चे होते हैं उसके अंदर। तो सक्सेसफुल वही होता है कि जो सारे कॉस्ट उसके कंसिडर करे और फिर उसको मिनिमाइज करे। तो लेबर कॉस्ट, हर कंपनी कोशिश करती है कि लेबर कॉस्ट क्या हो जाए, उसका कम हो जाए। लेबर कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। ये चैप्टर पढ़ने का मकसद भी यही है कि लेबर कॉस्ट को हम लोग को कम करना है, उसको थोड़ा नीचे लाना है। अब आप लोग बोलेंगे सर लेबर कॉस्ट, पगार को कम करोगे तो वर्कर तो खुश होगा नहीं और आप लोग की कंपनी छोड़ देगा आपकी कंपनी। तो लेबर कॉस्ट कम करने का मतलब पगार कम नहीं करना है आप लोग को, ये ध्यान में रखिए। लेबर कॉस्ट कम करने का मतलब ये है कि उसकी जो कॉस्टिंग आती है हम लोग को पर प्रोडक्ट पे, कि मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना हम लोगों ने लेबर के लिए पैसा पे करे, मजदूरी कितना पे करे। अब उसमें सारी चीज़ आएगी, खाली लेबर की पगार नहीं आएगी, उसमें जो उसको बेनिफिट्स है वो भी आएगा। तो कितना हम लोगों ने खर्चा करे, तो उसको कम कर दोगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझो एक ये मार्कर बनाने के लिए हम लोग 5 रुपये मजदूरी मतलब वर्कर को देते हैं एक मार्कर बनाने के लिए। अगर पर पीस हम लोग निकाले तो 5 के बदले अगर 4 लगाएंगे तो एक मार्कर पे 1 रुपया बचेगा। तो कितने मार्कर बनाते हैं हम, करोड़ों मार्कर बनाते हैं, तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, बराबर ना। तो इस वर्क पे काम करते हैं लेबर, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव यही है पढ़ने का कि हम लोग लेबर कॉस्ट को क्या करना है, कम करना है। लेबर कॉस्ट को क्या करना है, कम करना है। अब आप लोग बोलेंगे सर लेबर कॉस्ट कम कैसे होगा, कम ऐसे होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब वो कम टाइम में ज़्यादा काम करके देगा। तो सिंपल है, ज़्यादा काम करके ज़्यादा प्रोडक्ट बना के देगा,
पहले 10 दिन भर में 100 मार्कर बनाता था, अब 150 बनाने लग गया, तो फायदा होगा ना हम लोग का। तो उसकी पगार भी थोड़ा बढ़ा देंगे तो भी हम लोग को क्या होगा, तो भी फायदा होगा। तो वर्कर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका क्या है, उसको हम लोग इंसेंटिव बोलेंगे कि आप लोग अगर इतना प्रोडक्ट बनाते हो, इससे ज़्यादा बनाते हो तो इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। फिर बोल सकते हो कि हम नई मशीन ला सकते हैं उन लोग के लिए, बराबर ना, अच्छी मशीन्स, अच्छे टूल्स। फिर उन लोग को मतलब मोटिवेट कर सकते हो उन लोग को मशीन्स टूल्स के जरिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसके हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट को कम कर सकते हैं। पगार कम करके नहीं, सैलरी कम करके, उनकी वेजेस कम करके नहीं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के उनको मोटिवेट करेंगे, उनको अलग अदर बेनिफिट दिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, लोग काम अच्छा करेंगे, हम लोग का बेनिफिट बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए लेबर कॉस्ट काम आता है। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का लेबर कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेबर कॉस्टिंग की टेक्निक। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का लेबर कॉस्ट मेनली कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2। लेबर जो है मेनली किस में डिवाइड होता है, 2 में, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है ना, किस में डिवाइड होता है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। अब सर ये डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, एकदम सिंपल। डायरेक्ट लेबर मतलब जो मजदूर प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जैसे एग्जांपल कोई हम लोग की समझो कपड़े बनाने की फैक्ट्री, तो जो कपड़ा सेल रहा है, बराबर ना, जो उसकी कटिंग कर रहा है, वो सब किस में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन में। तो उनको जो वेजेस दिया जाएगा वो किस में आएगा, डायरेक्ट लेबर में आएगा, बराबर है। उनकी पगार जो रहेगी किसमें आएगी, डायरेक्ट में आएगी। और इनडायरेक्ट में किसका आएगा, इनडायरेक्ट में उनका आएगा जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे साफ सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं, स्टोर कीपर है मतलब वॉचमैन है, बराबर, खाली सामान उठा के यहाँ रखता है, प्रोडक्शन नहीं करता है, तो वो सबकी किस में आएगी, इनडायरेक्ट लेबर में पगार आएगी उन लोग की। लोडर है, स्टॉक लोड वगैरह करते हैं, बराबर ना, गाड़ी वाड़ी आती है, तो वो सबका किस में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा। क्लियर है? तो ये हो गए लेबर कॉस्ट के 2 टाइप। नोट डाउन करते आना, स्क्रीन पॉज करके दिमाग में रहेगा, लिखोगे बार बार तभी ही याद रहेगा। वो तो करते हैं वीडियो देख लेते हैं और उसको नोट डाउन नहीं करते हैं। नोट डाउन करो, अपनी बुक में लिखो, पेन पेंसिल लेके, तो आप लोग उसको रिवाइज कर पाओगे। और आप लोग को आने के टाइम पे इसके ऊपर थ्योरीज भी आती है एग्जाम में, ठीक है ना, तो थ्योरी भी लिख सकते हो और ऑब्जेक्टिव भी आएंगे तो आप लोग वो लिख सकते हो। तो इसको आसान मत समझना, थोड़ा बोर मत समझना, इंटरेस्ट लेकर समझना, बहुत मजा आएगा। तो ये समझ गया आप लोग, समझ लोगे एक फैक्ट्री चलाना है आप लोग को, तो आप लोग को समझ में आएगा। क्लियर है? उसके बाद अब लेबर की बात तो हो गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, अटेंडेंस, बराबर है, क्या पढ़ेंगे उसका, अटेंडेंस। तो अगर हम लोग अटेंडेंस पढ़ेंगे, अटेंडेंस करने के लिए हम लोग 2 चीजें करते हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए 2 चीजें, एक होता है टाइम कीपिंग, एक क्या होता है, टाइम कीपिंग। अब दोनों का मतलब बताता हूं मैं, और टाइम रिकॉर्डिंग। ये आप लोग की बुक में 2 चीजें दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, टाइम कीपिंग और टाइम रिकॉर्डिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइम कीपिंग और टाइम रिकॉर्डिंग में डिफरेंस क्या है। टाइम कीपिंग मतलब हमारा वर्कर हमारी फैक्ट्री में 10 बजे आया, 6 बजे गया, तो हमने लिख दिया 10 बजे आया, 6 बजे गया, तो वो टाइम कीपिंग है। कब खाने को गया, कब खाना खाने गया, कब छुट्टी किया, तो वो सब लिखेंगे हम, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम कीपिंग। और टाइम रिकॉर्डिंग भी वही होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक कंपनी में एक आदमी, एक वर्कर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाता है, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, 3-4 प्रोडक्ट बनाता है। मतलब वो क्या बोलते हैं, हम लोगों ने अभी आपको एग्जाम्पल लिया, कपड़े का एग्जाम्पल लिया, बराबर ना, तो सिर्फ वो जीन्स नहीं सिलता है, बराबर ना, वो दूसरे अलग टाइप के भी, मतलब जीन्स भी सिलता है, टी शर्ट वगैरह भी रहेगा तो वो भी सिल देता है, तो ऐसे 3-4 टाइप के काम करता है वो। तो फिर उस टाइम पे हम लोग क्या करना पड़ता है, टाइम रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि समझो एग्जाम्पल, हम लोग को कोई पर्टिकुलर खर्चा हुआ दिन भर में, समझो उसको हम लोग 800 रुपये पगार देते हैं। कितने रुपये पगार देते हैं उसको, पर डे 800 रुपये देते हैं, 8 आवर्स का, 8 घंटे काम करेगा, कितने रुपये मिल जाएंगे उसको, 800 रुपये मिल जाएंगे वर्कर। क्लियर है? तो अगर हम लोग को निकालना है कि जो उसने जीन्स सिला, जो उसने टी शर्ट सिला और जो उसने शर्ट सिला, 3 चीजें उसने सिला एक ही दिन में,
बराबर ना। तो किस पे कितना पगार दिया हम लोग को मालूम करना पड़ेगा। तो कैसे मालूम कर सकते हैं? उस मालूम पड़ेगा कि हम लोग उसने जीन्स पे कितने घंटे काम करा, 3 घंटे काम करा, टी शर्ट पे कितने घंटे काम करा, 3 घंटे काम करा, शर्ट पे कितने घंटे काम करा, उसने 2 घंटे काम करा। तो कितना होगा टोटल? 8 आवर्स। इसको डिवाइड बाई 8 करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 300, यहाँ पे आ जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा 200। तो मालूम पड़ेगा कि जीन्स पे 300 रुपये, टी शर्ट पे 300 रुपये, शर्ट पे 200 रुपये मजदूरी दी है हम लोगों ने। तो इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक का जीन्स का कॉस्ट निकाल सकते हैं, जीन्स के हिसाब से लेबर कॉस्ट, मतलब लेबर का खर्चा कितना दे रहे हैं हम लोग, जीन्स पे कितना दे रहे हैं, टी शर्ट पे कितना दे रहे हैं, वैसा निकाल सकते हैं। तो टाइम रिकॉर्डिंग कब काम आता है? जब हम लोग क्या करते हैं, एक फैक्ट्री में एक वर्कर मल्टीपल काम करता है, मल्टीपल मतलब अलग अलग प्रोडक्ट पे काम करता है, तो उस टाइम पे काम आता है। ये निकालना बोलो कंफ्यूज लगेगा, तो सिंपल है, ये 800 रुपीज़ उसकी पगार है, बराबर है। कितने घंटे काम करता है वो? 8 घंटे काम करता है, मतलब टोटल कितने दिन में काम करता है? 8 घंटे। इस पे कितना काम करता है उसने? 3 घंटे काम किया। तो जीन्स पे कितने घंटे काम किया? 3। टोटल कितने घंटे काम करता है वो? 8 घंटे। तो नीचे लिखा और मल्टीप्लाई बाय कितनी टोटल उसकी पगार है, कट करेंगे तो ये आ जाएगा, वैसे ही सबका आएगा। तो ये आ गया हम लोग का टाइम रिकॉर्डिंग। तो टाइम रिकॉर्डिंग इसलिए लगता है कि हम लोग को पता चल सके कि अलग अलग प्रोडक्ट पे उसने कितना काम किया और उसके हिसाब से हम लोग उसका कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि उस काम के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए उसने उसको कितना पैसा दिया गया। तो इसलिए टाइम रिकॉर्डिंग यूज होता है। तो टाइम कीपिंग सिर्फ आना आना देखना उसका, टाइम रिकॉर्डिंग। अगर सिंपल कंपनी में एक ही प्रोडक्ट है, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ जीन्स ही बनती है, दूसरा कुछ नहीं बनता है, एक ही टाइप की जीन्स, तो फिर टेंशन नहीं रहेगा, टाइम रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं है। जो भी उसको पगार दिए सबके सब उठा के डाल दो, जीन्स के ऊपर डाल दो, ठीक है ना। तो टाइम रिकॉर्डिंग की जरूरत कब पड़ती है? जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं तब, ठीक है। ये हो गया टाइम रिकॉर्डिंग। ये भी हम लोग का, ये आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीन नोट डाउन कर लीजिए, जो मैंने बोला टाइम कीपिंग और टाइम रिकॉर्डिंग के बारे में लिख लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे। उसके बाद है आप लोग का एक और टॉपिक है जिसका नाम है पेरोल। 2-3 टॉपिक में लिख लेता हूं। पहले आप लोग का टॉपिक है पेरोल, ओवर टाइम, ठीक है। उसके बाद है एक टॉपिक है आइडल टाइम। तो ये टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोग इसके ऊपर थ्योरी आएगी तो आप लोग लिख सकें और ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आते हैं। पहले इतना पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पेरोल। पेरोल का मतलब ये होता है कि एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखा रहता है कि एक वर्कर कितने बजे आया, कितना काम किया, कितनी पगार दी गई उसको, फिर उसमें वो साइन करता है। मतलब एक तरह से पूरी एंट्री रहती है, एक तरह से पूरा उसमें कितने घंटे काम किया, मतलब एक दिन में कितने घंटे काम किया, महीने भर में कितना काम किया, टोटल कितना पगार उसको दिए, फिर उसको साइन करेगा वो। तो एक तरह से पूरा उसका स्टेटमेंट रहता है, वो आप लोग की बुक में दिया होगा पेरोल स्टेटमेंट कि कैसा बनता है। तो वही एक तरह से सैलरी का पूरा कैलकुलेशन रहता है, उसके वेजेस का पूरा कैलकुलेशन रहता है वो, तो उसी को पेरोल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ओवर टाइम। ओवर टाइम आप लोग को पता है जितना उसका नॉर्मल वर्किंग आवर है, मतलब एक वर्कर नॉर्मली हमारी फैक्ट्री में कितने घंटे काम करता है, उसके अलावा जो काम करेगा, उससे एक्स्ट्रा जो आवर्स काम करेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवर टाइम। नॉर्मली इंडिया में 9 आवर्स पर डे काम करने का फिक्स किया गया है। 9 आवर्स के ऊपर जो वो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओवर टाइम। इंडिया में ऐसा होता है, मतलब लेकिन सब जगह ऐसा नहीं, कोई फैक्ट्री में 10 घंटा भी, 8 घंटा भी, 12 घंटा भी है, 11 घंटा भी, जैसा डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि 9 आवर्स। तो उसको टेंशन की बात नहीं है, जो भी उसका वर्किंग आवर्स फिक्स है, समझो उसको वर्किंग आवर्स फिक्स है 10 घंटा काम करना है, तो एक दिन में वो 10 घंटा काम करता है, बराबर है। अगर उसके बाद उसको काम कराया जाएगा तो आप लोग को क्या देना पड़ेगा? उसको ओवर टाइम का पैसा देना पड़ेगा। तो उसकी लिमिट, उसका जो डिसाइडेड टाइम था उससे ज़्यादा जो उसने काम किया, उसी टाइम को क्या बोलेंगे? उसी वक्त को क्या बोलेंगे? ओवर टाइम। और ओवर टाइम का अगर आप लोग किसी वर्कर से करा रहे तो आप लोग को नॉर्मल जो वेज रेट होता है, जो पगार की रेट है उसके 1 घंटे की, उससे ज़्यादा देना पड़ता है। उसमें ओवर टाइम में पगार देना पड़ती है, आप लोग को ज़्यादा देना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां डबल देती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखना है आप लोग को। अब ओवर टाइम के टाइम पे आप लोग याद रख सकते हैं कि ओवर टाइम एक वर्ड उसके साथ आता है, ओवर टाइम प्रीमियम। क्या वर्ड आता है उसके साथ? ओवर टाइम प्रीमियम। अब ये नया है आप लोग के लिए। ओवर टाइम तो आप लोग को नॉर्मली मालूम था पहले से, लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम क्या? ओवर टाइम प्रीमियम का मतलब समझो, हम लोग एक वर्कर को 1 घंटे का 1 आवर का 100 रुपीज देते हैं। कितने रुपीज देते हैं उसको? 1 आवर का 100 रुपीज। और अगर ये नॉर्मल वेज है, नॉर्मल वेज,
और अगर हम लोग इधर क्या करा, ओवर टाइम किया, तो उसमें 1 आवर का उसको मिलता है 150 रुपीज। कितना मिलता है उसको? 150। तो यहाँ पे कितना मिलता है नॉर्मली? जब उसका दिन का काम करता है, नॉर्मल काम करता है वो 9 घंटे, मतलब 8 घंटे हमारी कंपनी में फिक्स है, तो उसको हम लोग 1 घंटे का कितना देते हैं? 100 रुपये देते हैं। लेकिन अगर वो ओवर टाइम काम करेगा तो उसको कितना देंगे? 150 देंगे। तो हम लोग ने कितना एक्स्ट्रा दिया उसको? देखो दोनों कंपेयर करो, 50 रुपीज। तो ये ही जो 50 रुपीज है, यही है हम लोग का ओवर टाइम प्रीमियम। सब चीजें ऑब्जेक्टिव में आएगी, आप लोग को आंसर लिखने आएगा, हाँ, शॉर्ट नोट वगैरह आता है एग्जाम में, तो ध्यान देना। तो यही हम लोग का क्या है? ओवर टाइम प्रीमियम। मतलब एक्चुअल वेजेस से, एक्चुअल जो उसका पर आवर वेजेस है, उससे जो ओवर टाइम में एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवर टाइम प्रीमियम। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग का ओवर टाइम के बारे में। अब आते हैं हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम है आइडल टाइम। क्या है? आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब क्या होगा? आइडल टाइम का मतलब होता है ऐसा टाइम जिसका पैसा हम लोग पे करते हैं, कंपनी जिसका पैसा पे करती है, लेकिन वो टाइम पे वर्कर काम नहीं करता है। क्या मतलब हो गया? उस ऐसा वक्त, ऐसा टाइम, इतना टाइम जिसका पैसा कंपनी पे करती है, लेकिन वर्कर उस टाइम पे काम नहीं करता है। मतलब काम नहीं करने के टाइम पे भी, वक्त में भी जो उसने जितना देर उसने काम नहीं किया, उसका भी उसे पैसा कंपनी पे करती है। उसी को बोलते हैं आइडल टाइम। दिमाग में बिठा लो। क्लियर है? अब आइडल टाइम में मेनली 2 चीजें होती हैं, ठीक है ना? नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्या क्या रहेगा? नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब इसमें क्या डिफरेंस है? नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल, एक वर्कर काम करता है, जैसी फैक्ट्री में घुसता है तो लिख देता है 10 बजे मैं आ गया, लेकिन आएगा, कपड़े चेंज करेगा, दोस्तों से मिलेगा, हाय हेलो करेगा, बराबर ना, वॉशरूम जाना तो वॉशरूम जाएगा, तो फिर अपना काम आके शुरू करेगा। तो ये जो टाइम है ये क्या होता है? आइडल टाइम। लेकिन एंट्री तो उसकी 10 बजे हो गई, लेकिन ये जो वो टाइम पास किया उसने, मतलब जो टाइम पास नहीं किया, एक्चुअली में उसको करना ही है वो सब चीज़ें, तो वो जो उस टाइम का उसका पगार मिलता है। लेकिन इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे क्योंकि ये नॉर्मली चलता है। एबनॉर्मल ऐसा होता है कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी नहीं होती नहीं, मतलब वो नॉर्मली केस में नहीं होगी, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं वो सब चीज़ों को। जैसे अगर क्या हो गया, लाइट नहीं है, लाइट मशीन खराब हो गई, रिपेयरिंग नहीं करवाया हम लोगों ने, बराबर ना, कंपनी ने नहीं करवाई, मैनेजमेंट ने नहीं करवाया, वो हो सकता है। स्ट्राइक हो सकती है, फ्लड आ सकता है, बराबर ना, तो वो सब क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्योंकि उसमें तो वर्कर बैठा है। अब आप लोगों ने समझो कंपनी में मशीन नहीं बनवाए, तो वर्कर आया तो आपको पगार मांगेगा क्योंकि आपने उसको बुलाया हो, मशीन नहीं चालू हुई तो आप लोग का प्रॉब्लम है, वो उसका आप लोग को पगार देना पड़ेगा उसको। तो वो एबनॉर्मल आइडल टाइम पे। और नॉर्मल मतलब जो नॉर्मली अभी आएगा, वो कभी वॉशरूम गया, चाय पीने बैठ गया, तो ये सब नॉर्मल आइडल टाइम है। फ्री बैठा है, मतलब काम नहीं कर रहा, लेकिन पगार उसको उसकी मिलेगी, तो उसको नॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। और एबनॉर्मल आइडल टाइम ऐसा होता है जो नॉर्मल केसेस में नहीं होता है, जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे, कंपनी उसको अवॉइड कर सकती थी, रुका सकती थी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आइडल टाइम। आइडल टाइम निकालने से बाद एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं लेबर टर्नओवर। क्या बोल सकते हैं? लेबर टर्नओवर। लेकिन आप लोग को एक चीज और बताता हूं मैं, जो हम लोग, चलिए ठीक है, लेबर टर्नओवर पढ़ा देता हूं, उसके बाद करते हैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है? लेबर टर्नओवर का मतलब यह है कि आपकी फैक्ट्री में कितने वर्कर आते हैं और जाते हैं। आप लोग को मैनेजमेंट में भी है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स पढ़ोगे तो उसमें भी वर्कर टर्नओवर रहेगा, स्टाफ टर्नओवर बोलते हैं उसको। तो उसका मतलब ये होता है कि कितने वर्कर आते हैं, कितने वर्कर जाते हैं। मतलब कंपनी में आते जाते, मतलब घर पे आते, घर से आते, घर से आते नहीं, कंपनी ज्वाइन करते हैं और कंपनी छोड़ देते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर टर्नओवर। और अगर आप लोग मेरे को जवाब दो कि लेबर टर्नओवर, फटाक से अब भी देना वीडियो पॉज करके, कि लेबर टर्नओवर कंपनी के लिए अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा। वर्कर अगर कंपनी ज्वाइन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर बुरा रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई वर्कर आता है और कंपनी 2 महीने 4 महीने बाद छोड़ता है, फिर दूसरा वर्कर लाना पड़ता है, फिर छोड़ देता है, तो इससे कंपनी का क्या होता है? नुकसान होता है। और जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं, वो ऐसे वर्कर ढूंढती हैं, कोशिश भी ये करती हैं कि वर्कर को संभाल के रख सके, हमेशा ज़िंदगी भर संभालना, ज़िंदगी भर भी संभालते हैं,
मतलब अपनी कंपनी में रखते हैं उसको, अपने साथ अटैच रखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कोशिश करती हैं, तभी वो बड़ी कंपनियां बनती हैं। तो लेबर टर्नओवर कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना बेनिफिट होगा। क्यों? बहुत सारी चीज़ें उसके रीजन से। पहली बात तो पहला वर्कर आया, अब नया नया आया तो उसको सिखाने के लिए महीना, 2 महीना, 4 महीना चला जाता है, डिपेंड अपॉन इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो सिखाया और उसकी पगार उन्होंने दिए और बाद में वो छोड़ के चलेगा 6 महीने बाद, तो प्रॉब्लम क्या होगा हम लोग को? हम लोगों ने उसको 4 महीने की पगार फुकट में दे दी है, सिर्फ 2-3 महीना काम किया हम लोग के लिए, वो छोड़ के चलेगा वो। फिर दूसरा आएगा, फिर उसको सिखाना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग पे खर्चा करो, रिक्रूटमेंट पे खर्चा करो, एजेंसी को पैसा दो, मतलब जिससे हम लोग वर्कर मंगाए ना, रिक्रूटमेंट एजेंसी। डायरेक्टली तो बहुत कंपनियां कम करती हैं, वाया किसी एजेंसी से उसको रिक्रूट कराती है। तो वो सब चीज़ें बहुत किच इंटरव्यू लो वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा टाइम जाएगा। तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और टैलेंट भी हमारा क्या होता है, हमारे पास से चले जाते हैं। तो लेबर टर्नओवर कंपनी के लिए नुकसान होता है। तो लेबर टर्नओवर जितना कम रहेगा उतना अच्छा होता है। लेबर टर्नओवर निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। वो तरीके आप लोग को एग्जाम में नहीं आते हैं, इसलिए मैं अभी आप लोग को डिटेल में उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग की बुक में से पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है हम लोग का पेमेंट सिस्टम। क्या आता है हम लोग का? पेमेंट, रेम्यूनरेशन बोल सकते हैं हम लोग उसको। अब रेम्यूनरेशन जो दिया जाता है वो मोस्टली कंपनीज 2 चीजों पे डिसाइड करती है, एक टाइम पे और एक पीस पे। एक टाइम पे और एक पीस पे। एक टाइम रेट है और दूसरा क्या है? पीस रेट है। ये 2 चीजों पे कंपनी डिसाइड करती है कि हम लोग को कंपनी लोगों का देने का रेम्यूनरेशन देना है, वर्कर को हम लोग का देने का रेम्यूनरेशन देना है। बराबर है? रेम्यूनरेशन मतलब उसको पगार देना है। क्लियर है? तो 2 चीजों पे देना है, टाइम पे और पीस पे। अब इसका मतलब क्या होता है? टाइम पे मतलब वर्कर हम लोग उसको टाइम पे दे देंगे कि इतना घंटा काम करेगा, 1 घंटे काम या पर डे का इतनी तुमको पगार रहेगी फिक्स। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टाइम रेट बेसिस पे हम लोग उसको देते हैं, टाइम के बेसिस पे उसको क्या देते हैं? पगार देते हैं, उसका वेजेस देते हैं। पीस रेट पे क्या होता है? पीस रेट मतलब हम लोग बताते हैं कि तुमको एक प्रोडक्ट बनाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, 2 बनाओगे इतना मिलेगा, 3 बनाओगे तो इतना मिलेगा, मतलब टोटल क्वांटिटी जितना बनाओगे, जितनी क्वांटिटी बनाओगे इतना पैसा मिल जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? पीस रेट। तो ये 2 बेसिस पे कंपनियां अपने वर्कर को रखती हैं और पगार देती हैं। एक क्या है? टाइम रेट, मतलब इतना घंटा काम करो तो इतना पगार मिल जाएगा आप लोग को, मतलब पर आवर आपका इतना है या पर डे इतना है। और पीस रेट में समझ गए आप लोग कि जितना पीस बना के, जितना प्रोडक्ट आप बना के दोगे, जितनी क्वांटिटी आप बना के दोगे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट पैसा मिलेगा। एक प्रोडक्ट बनाए तो 500 रुपया, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 प्रोडक्ट बनाए तो 1000, उसके हिसाब से। क्लियर है? तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब आप लोग बताएंगे मेरे को कि टाइम रेट और पीस रेट ज्यादा बेनिफिशियल क्या रहेगा? ज्यादा बेनिफिशियल क्या रहेगा, टाइम रेट के पीस रेट? तो आप लोग का आंसर रहेगा सर पीस रेट, लेकिन आप लोग गलत हैं। ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा टाइम रेट। अब उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा वर्कर को कि तुमको पीस रेट पे बनाने के देने का है, पीस मतलब तेरे को ये प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट बनाएगा उतना पैसा मिलेगा, तो वो गलती क्या करेगा? जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, क्वालिटी एकदम खराब कर देगा हमारी। हो सकता है ना ऐसा? क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या करेगा? जल्दी जल्दी बनाएगा और क्वालिटी हमारी खराब करेगा। फिर हम लोग को क्वालिटी कंट्रोल बिठाना पड़ेगा, मतलब अच्छे चेक करने वाला अच्छे से स्टाफ बिठाना पड़ेगा, वो अच्छे से चेक करना पड़ेगा, वो खर्चा बढ़ जाएगा। और टाइम रेट में क्या फायदा होता है कि जो कंपनियां लॉन्ग टर्म सोचती हैं, क्वालिटी के बारे में सोचती हैं, क्वांटिटी के बारे में नहीं है। क्वांटिटी वाले क्या है, किस पे आती है? पीस पे आती है। और जो क्वालिटी सोचती है वो किस पे आती है? टाइम पे। उनको बोलेंगे इतना घंटा काम करो, इतना पगार देंगे। वो टारगेट देते हैं उन लोगों को, एक दिन में इतना काम करना है आप लोग को, इतने प्रोडक्ट बना के देना है, बराबर ना? लेकिन टाइम रेट वाले पे क्या होता है? ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलता है, क्योंकि कंपनी डिसाइड करती है कि इतना इतना टाइम लगना चाहिए, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बना के देता है हम लोग को। ठीक है? और डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज पे भी। अलग अलग इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मतलब वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, वो अपने हिसाब से भी बताते हैं कि टाइम रेट अच्छा है कि पीस रेट अच्छा है। जरूरी नहीं कि खाली टाइम रेट ही अच्छा है, पीस रेट में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बेनिफिशियल होता है, जिसमें क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है, उन पर पीस रेट ज्यादा अच्छा रहेगा। बना के दो, फटाफट पैसे लो। तो डिपेंड कर सकता है वो टाइम रेट और पीस रेट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग का, आप लोग को क्या क्या टॉपिक एग्जाम में आते हैं। तो मोस्टली ये चैप्टर से ज्यादा नहीं आता है, आप लोग को खाली वेजेस कैलकुलेशन आता है, एक टॉपिक के वेज कैलकुलेट कैसा करेंगे उसका, और दूसरा आता है आप लोग का कि इंसेंटिव जो आप लोग उसको हमको रेम्यूनरेशन बोनस देंगे वो किस तरह से देंगे। तो बोनस निकालने के लिए मेनली आप लोग को एग्जाम में 2-3 चीजें ही आएगी, 2-3 इंसेंटिव जो बोलते हैं हम लोग उसको टॉपिक पे ही आएगा। वो एक है आप लोग के, जैसे कंपनी को, अभी एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोग के लिए, किसी कंपनी को अपने वर्कर को काम कराना है,
क्या करना है, काम कराना है। तो उसको काम कराने के लिए, एनकरेज करने के लिए कंपनियां क्या करती है, इंसेंटिव प्लान बनाती है। इंसेंटिव प्लान बनाती है मतलब आप लोग इतना काम करो, इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उससे क्या होता है, वर्कर खुश हो जाते हैं, हाँ यार फायदा है मेरा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, इंसेंटिव प्लान बनाती है। अब उसके लिए अलग अलग इकोनॉमिक्स ने, बहुत सारे इकोनॉमिक्स है, ये लोग ने अलग अलग थ्योरीज बनाए, ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स है। आप लोग के पोर्शन में सिर्फ आप लोग को 3 ही पढ़ने को दिया है, वैसे थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत सारा दिया है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को 3 पे ही क्वेश्चन आएगा। एक हेल्से पे आएगा, एक गैंड पे आएगा और एक रोवन पे आएगा। तो मैं आप लोग को अगले लेक्चर में वो तीनों टॉपिक पे बताऊंगा कि आप लोग को किस तरह से आप लोग उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहले मैं वही आपका इंसेंटिव स्कीम के ही बारे में ही डिस्कस करूंगा, उसके बारे में ही क्वेश्चंस लूंगा, फिर उसके बाद अगले टाइप के जाऊंगा जिसमें हम लोग वेजेस के कैलकुलेशन देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।